Hey friends, here with AJ. Welcome to our English channel. Today we will be discussing about a very important topic, that is the age of Chaucer, the first age of English literature. I have already uploaded a video on this topic, but at this time I have brought very important points, especially focusing on the PhD entrance of Kumaon University Nainital, which is going to be held on 23 July 2023 this year. And this topic is also a unit in BA second semester English Literature of Kumaon University, Nainital. So this video is going to be very crucial for those aspirants also. I will discuss the significant points of this age, key features, key writers. तो शुरू करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की एज ऑफ चौसर। एक्चुअली एज ऑफ चौसर से पहले भी इंग्लिश लिटरेचर में हालांकि दो एजेस जो हम देखते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन एज, जो कि 450 टू 1066 तक है, और जो है सेकंड एंग्लो नॉर्मन एज जो कि 1066 से लेकर 1340 तक जो है आती है। और ये एज जो है फिर हमारी तीसरी बड़ी एज, जो कि एज ऑफ चौसर 1340 से 1400 तक हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स जेफरे चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जेफरे चौसर, उनके नाम पे ये एज का नाम पड़ा। तो इस एज में कई सारी चीजें हम लोग देखते हैं, कई सारी डेवलपमेंट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बड़ा टाइटल इस एज को अगर हम बोलें तो इस एज का दूसरा नाम जैसे हम कह सकते हैं द एज ऑफ ट्रांजिशन। क्या कह सकते हैं? द एज ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किस चीज का? ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन, एक चीज से दूसरे स्थान में परिवर्तन। तो इस तरह हम देखते हैं कि एज ऑफ ट्रांजिशन इस एज को कहते हैं, स्पेशली किस चीज के लिए? मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांजिशन हम देखते हैं। ठीक, तो मिडिवल टू मॉडर्न हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं। ट्रांजिशन भी किस चीज में? तो मिडिवल टू मॉडर्न, मिडिवल टू मॉडर्न हम इसको कह सकते हैं। तो मिडिवल टू मॉडर्न पहला बड़ा फीचर हम यहाँ पे देखते हैं एज ऑफ चौसर का। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा बड़ा फीचर यहाँ पे, ये पहला, दूसरा बड़ा फीचर अगर हम देखते हैं तो इस एज को ग्रेट एज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड प्रोस्पेरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट एज ऑफ एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। तो ग्रेट एज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड प्रोस्पेरिटी इस एज को कहते हैं। नंबर तीसरा और बड़ा पॉइंट, इस एज में यानी कि इसे फर्स्ट वेव ऑफ रिनेसेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट वेव ऑफ रिनेसेंस। मेरे साथ आप लोग नोट करते रहिए। फर्स्ट वेव ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस मतलब क्या होता है? रेनेसेंस मतलब कला का पुनर्जागरण। क्या होता है? कला का पुनर्जागरण, यानी कि रीबर्थ ऑफ आर्ट। रीबर्थ ऑफ आर्ट, आर्ट मीन्स लिटरेचर। तो रीबर्थ ऑफ आर्ट हम देखते हैं, कला का पुनर्जागरण इस एज में। और इस रिनेसेंस के तीन फेजेस हैं, तीन फेज। पहला फेज जो हम कहते हैं एज ऑफ चौसर, जिसका नाम रेनेसा खुद था। और दूसरा जो फेज है वो प्यूरिटन एज, जो कि एज ऑफ मिल्टन भी हम जानते हैं, एज ऑफ मिल्टन, प्यूरिटन एज। और तीसरा द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कि डॉक्टर जॉनसन की एज के टाइम पे आती है। तो तीन बड़े फेजेस मतलब हम रेनेसेंस के देखते हैं, यानी कि कला का पुनर्जागरण अलग अलग तरह से अलग अलग एजेस में हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं।
कला का पुनर्जागरण अगर हम बात कर रहे हैं तो एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्यों जरूरत पड़ी कला का पुनर्जागरण करने की, राइट? क्यों, मतलब रिवाइव करने की जरूरत पड़ी, रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ आर्ट भी इसको हम कह सकते हैं, रिवाइवल ऑफ आर्ट। तो रिवाइव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी इस एज में राइटर्स को, आर्ट को स्पेशली? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। जो हम देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, यानी कि एंग्लो सैक्सन एज में, हम लोग देखते हैं कि जो लिटरेचर था वो अपने एक अलग लेवल पर था, एक हाइट पे था। जैसे हम वहाँ पे जानते हैं कई सारे इम्पोर्टेंट पोएम्स, इम्पोर्टेंट राइटर्स जैसे कि बीडे, सिनेवुल्फ, कैडमैन, कई सारे राइटर्स जैसे एल्फ्रेड द ग्रेट, हम लोग जानते हैं ट्रांसलेशंस के लिए जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी हम जो है एल्फ्रेड द ग्रेट को कहते हैं। बीडे का एक्लेसियस्टिकल ऑफ इंग्लिश और एक्लेसियस्टिकल ऑफ इंग्लैंड, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी इन्होंने लिखा, बीडे हिस्टोरियन, वेनरेबल बीडे। कैडमैन के हाइम्स और सिनेवुल्फ ऑफ कोर्स बड़े पोएट माने जाते हैं। इसमें जैसे इनका ड्रीम ऑफ द रूड एक बड़ी पोएम है। तो एक अलग लेवल पे हम लोग देखते हैं जो है लिटरेचर उसमें था। ऑफ कोर्स हम एक बियोल्फ, एक बड़ी पोएम जो कि 6 to 7 सेंचुरी में लिखी गई, बियोल्फ, जो कि आज तक जो है इसके मैन्युस्क्रिप्ट हम देखे जा सकते हैं। और सर्वाइवल लिटरेचर में, यानी कि अभी तक सर्वाइव कर रही है बियोल्फ, एनोनिमस इसके राइटर। तो इसमें हम देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में कई सारे जो है डेवलपमेंट हम देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे मिडिल इंग्लिश में हम देखेंगे कि एंग्लो नॉर्मन एज 1066 से लेके 1340 तक का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में, यानी कि ये 200 से 300, 200-250 सालों के बीच में लिटरेचर में उस लेवल तक का जो है हम लोग डेवलपमेंट नहीं देखते हैं। लास्ट हम देखते हैं कि एल्फ्रेड द ग्रेट के जो ट्रांसलेशन हैं बीडे के, और दूसरे जो ट्रांसलेशन है प्रोज में, वो एक अलग लेवल पे मतलब उनको लिटरेचर को लेकर गए। तो लेकिन 1066 के बाद हम देखते हैं कि लिटरेचर में उस लेवल तक का जो जो डेवलपमेंट था वो नहीं रहा। तो जब उस लेवल तक का डेवलपमेंट नहीं रहा तो आर्ट जो है लोगों ने मतलब ज्यादा तवज्जो इसको देनी नहीं दी। और उसके बाद फिर 200 से 250 साल के बीच में ज्यादा बड़े राइटर्स हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। सिवाय हम लोग अगर देखें कि कुछ लेंटिनी ने जो है 200 1200 ईस्वी में जो है सनेट्स की शुरुआत करी, लेंटिनी, फिर पेट्रार्क, फिर इसी एज में हम दांते हम देखते हैं। तो यहाँ से जब 200 से 300 सालों के बीच में, 200-250 सालों के बीच में लिटरेचर में ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो राइटर्स ने सोचा कि जो है कला को फिर से, लिटरेचर को भी, क्योंकि बाकी फील्ड्स में भी जो है डेवलपमेंट हो रहे थे, देन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हाई नॉट लिटरेचर टू बी टेकन एट इट्स हाइट। ठीक, तो वापस से फिर जो है उसी जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जिस लेवल पे, मतलब जिस हाइट पे वो था, यहाँ पर फिर से जो है उसी लेवल पे और उससे भी ज्यादा हाइट पे लिटरेचर को लेके जाने की जो कवायद है वो शुरू हुई। तो जब ये कवायद शुरू हुई तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसको, कला को दोबारा से मतलब जो है उसी लेवल पे लेकर जाने की क्या है कि कवायद हम देखते हैं। तो इसी को ही हमने क्या कहा, रिनेसेंस कहा, इसी को ही हमने रिवाइवल कहा। यानी कि कला को दोबारा से रिवाइव किया, कला को दोबारा से जन्म दिया, यानी कि पुनर्जागरण किया गया कला का। तो जो कि इटली के फ्लोरेंस से हुआ। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस से यही 14 सेंचुरी में जो है कला का पुनर्जागरण होता है। और इसका जो पहला फेज हम देखते हैं वो देखते हैं एज ऑफ चौसर में। ठीक, जिसका नाम क्या था, रिनेसेंस और रिनेसा इटसेल्फ। ठीक, तो पहला फेज कहें या फिर पहला वेव कहें, जो कि एज ऑफ चौसर में हम यहाँ पे देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला, अगर हम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नंबर 4, तो लिटरेचर में, लिटरेचर किस टाइप का लिखा जा रहा था इस एज में? तो लिटरेचर में हम देखते हैं कि जो लिटरेचर था वो मेनली क्या था, रिलीजियस था, रिलीजियस, और क्या था, सेकुलर, रिलीजियस एंड सेकुलर।
तो रिलीजियस एंड सेकुलर यहाँ पे हम लोग लिटरेचर देखते हैं। तो लिटरेचर में भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बाइबल का जो है, बाइबल का ट्रांसलेशन हम देखते हैं वाइक्लिफ के द्वारा। वाइक्लिफ पहले ऐसे ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश, वाइक्लिफ ने जो है इंग्लिश का, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले पहले ऐसे राइटर, जिनको कि फिर आगे फादर ऑफ रिफॉर्मेशन भी हम इन्हें कहते हैं, फादर ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन किस चीज का? रिलीजन का रिफॉर्मेशन में इनका बड़ा रोल। जिनके फॉलोअर्स को क्या कहते हैं? लोलार्ड्स। इनके फॉलोअर यानी कि इनके डिसिपल्स को लोलार्ड्स भी कहते हैं। कई जगह पूछा गया है ये क्वेश्चन, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस में कई बार पूछा गया। पिछले बार जो है अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी, एसएसजे अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है। सो लोलार्ड्स, लोलार्ड्स हम इन्हें कहते हैं। तो बाइबल का जो ट्रांसलेशन है वो रिलीजियस रिफॉर्म हम यहाँ पे देखते हैं, और लिटरेचर जो था सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष जो है लिटरेचर यहाँ पे लिखे गए। ठीक। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। सेंस ऑफ नेशनलिज्म हम यहाँ पे देखते हैं। एज ऑफ चौसर में सेंस ऑफ नेशनलिज्म, एज ऑफ चौसर को हम जानते ही हैं, जो कि फर्स्ट नेशनल पोएट भी हम कहते हैं, चौसर फर्स्ट नेशनल पोएट। इंग्लिश को जो है नेशनल लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी चौसर ने। इंग्लिश को नेशनल जो है अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में जो है उन्होंने लिखना शुरू किया, और हम जानते हैं कि इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लर्निंग भी हम कहते हैं, एक बड़े राइटर जेफरे चौसर। तो ये 5 पॉइंट्स, इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कि जैसे कुछ फैक्ट्स, ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ एक बड़ी घटना हम जानते हैं, ब्लैक डेथ 1348, इसको प्लेग भी कहते हैं, द प्लेग। इस घटना ने, एक ऐसी महामारी जिसने कि यूरोप के 1/3 पॉपुलेशन को जो है नेस्तो नाबूद कर दिया, 1/3 पॉपुलेशन, द प्लेग, ब्लैक डेथ। और एक नंबर 6 पॉइंट, नंबर 7 एक बड़ा पॉइंट, पीजेंट रिवोल्ट, किसानों का महा आंदोलन यहाँ पे हम देखते हैं, पीजेंट्स रिवोल्ट, और इसे वॉट टाइलर रिवोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉट टाइलर रिवोल्ट। ये कब हुआ था? 1381 में। सो 1381 में पीजेंट रिवोल्ट और वॉट टाइलर्स रिवोल्ट भी हम इसे कहते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो हैं हम देखते हैं कि मेन किस एज के फीचर हैं, एज ऑफ चौसर के। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं इस एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स की। एज ऑफ चौसर, कई सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जेफरे चौसर की, जिनके करियर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला फ्रेंच, दूसरा इटालियन और तीसरा इंग्लिश। तो फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश 3 फेजेस में इनके करियर को डिवाइड करते हैं। इनके कई सारे टाइटल्स हम इन्हें देते हैं, जैसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको ये सभी टाइटल्स याद होने चाहिए, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा,
मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, ऐसे ही इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट नेशनल पोएट, फर्स्ट नेशनल पोएट भी हम इन्हें कहते हैं। और फर्स्ट नेशनल पोएट के साथ साथ इन्हें ऐसे पहले राइटर हैं जो कि वेस्टमिंस्टर एबे में पोएट्स कॉर्नर पर जिनको इनके डेथ के बाद बरी किया गया, दफनाया गया, तो ऐसे पहले राइटर जेफरे चौसर, buried in Westminster Abbey's Poets Corner, very important राइटर जेफरे चौसर। इनका पहला फेज अगर हम देखते हैं फ्रेंच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम टाइम की बात करें तो स्पेशली इन्होंने 1358 से 1372, मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ, 1358 से 1372 तक का टाइम पीरियड जो है इनका फ्रेंच फेज में इन्होंने लिखे। इस बीच इन्होंने कई सारे वर्क्स लिखे, जैसे कि इनका द बुक ऑफ द डचेस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, और रोमन डेला रोज इनका इंपॉर्टेंट वर्क। तो रोमन डेला रोज, बुक ऑफ द डचेस, डचेस, और इनका इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्क द एबीसी करके इनका आया था, द ए बी सी, इस टाइटल से इनका एक वर्क आया था, इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है। क्वीन एनलीडा करके एक इनका एक वर्क आया था, छोटे छोटे वर्क्स पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में, क्वीन एनलीडा। तो क्वीन एनलीडा करके इनका फ्रेंच फेज में ये वर्क्स आए थे, तो इनको इम्पोर्टेंट है, इसीलिए नोट करना जरूरी है। सेकेंड फेज जो इनका इटालियन वाला फेज है, जो कि इन्होंने लिखना शुरू किया था 1379 से, तो इटालियन फेज 1379 से 1385, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ। Italian phase, second phase of Geoffrey Chaucer of his career, especially writing or literary career of Geoffrey Chaucer, talking about इसमें The House of Fame, important works की अगर हम बात करते हैं तो The House of Fame, और ऐसे ही एक इनका वर्क था, एक इनका वर्क द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। इसी वर्क में इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश, सो ही इज क्रेडिटेड to use heroic couplet in English, especially in this work, The Legend of Good Woman. So from this point of view, this work is also very important. Heroic couplet, इससे पहले इंग्लिश में किसी ने यूज नहीं किया, फर्स्ट टाइम मतलब जो है जेफरे चौसर ने नेशनल लैंग्वेज को जो है तवज्जो दी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लर्निंग। ठीक, इस वर्क में इन्होंने, इनका एक और वर्क आया था ट्रॉयलस एंड क्रिसीडे, क्रिसीडा, तो ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा करके इनका एक वर्क था, वो भी इसी फेज में आया था, इटालियन फेज में। ठीक, और एक एनालिडा एंड आर्टसाइट करके इनका एक और वर्क था, एनालिडा एंड आर्टसाइट, वो भी इसी में है, नाम लेके छोड़ रहा हूँ, जो कि इटालियन फेज में इन्होंने लिखा था। उसके बाद अगर इनका थर्ड फेज कहते हैं इंग्लिश फेज में, तो इंग्लिश फेज में इन्होंने एक बड़ा वर्क, जो कि टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 1385 से इन्होंने लिखना शुरू किया, 14 इनके डेथ तक, 1400 तक इनका ये थर्ड फेज जो कि इंग्लिश फेज, इसमें इनका एक बड़ा वर्क कैंटेबरी टेल्स, कैंटेबरी, कैंटेबरी टेल्स, हर कोई जानते हैं कैंटेबरी टेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मास्टरपीस, कैंटेबरी टेल्स
फ्रेम्ड नैरेटिव ये है, फ्रेम्ड नैरेटिव और स्टोरी विद इन स्टोरी, पोएटिक प्रोज, कई सारे टाइटल्स हम इसको देते हैं। और 24 कंप्लीट टेल्स हैं 23 पिलग्रिम्स के थ्रू प्रपोज्ड। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 4 स्टोरीज ईच पिलग्रिम्स, यानी कि 29 पिलग्रिम्स इसमें है, इंक्लूडिंग 29 पिलग्रिम्स जो है सेंट बेकेट की एनश्राइन में जा रहे हैं। और इनके साथ जो है जेफरे चौसर, साथ में इनके होस्ट हैरी बेले। तो ओवरऑल 31 जो है ये लोग हैं। 31 लोगों के साथ, मतलब 4 स्टोरीज हर किसी को सुनानी है, तो 31 into 4, तो जो है टू गोइंग वर्ड्स एंड 2 कमिंग वर्ड्स, सभी को स्टोरी प्रपोज्ड होती है सुनानी। लेकिन ओवरऑल जो है 24 टेल्स ही ये कंप्लीट कर पाते हैं। 23 पिलग्रिम्स जेफरे चौसर की 2 टेल्स हैं इसमें। तो ये था जेफरे चौसर के करियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 फेजेस में हमने देखे। इसके बाद हम देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स को जेफरे चौसर के अलावा। इनके बारे में मैंने एक और पॉइंट बताया कि ये पहले ऐसे राइटर थे जिनको कि वेस्टमिंस्टर एबे के पोएट्स कॉर्नर पे जो है इनको बरी किया गया। ठीक, तो सेकंड इंपॉर्टेंट राइटर हम यहाँ पे जॉन गार। जॉन गार, इन्हें हम मॉरल गार भी कहते हैं। मॉरल गार, चौसर ने इनको कहा था मॉरल गार। ठीक, और चौसर ने इन्हें मॉरल गार कहा। इनके वर्क्स भी जो है अलग अलग फेजेस में हम लोग देखेंगे। और इनका एक वर्क पूछ लेते हैं कि इंग्लिश में कौन सा वर्क है। इन्होंने भी जो है फ्रेंच में लिखा और लैटिन पे लिखा और इंग्लिश में, 3 लैंग्वेजेस में उन्होंने भी लिखे हैं वर्क। और इनका इंग्लिश वाला वर्क पूछ लेते हैं जॉन गार का, जो कि कन्फेसियो एमेंटेस। ठीक, तो ये वर्क कन्फेसियो एमेंटिस, कन्फेसियो एमेंटिस इनका इंग्लिश में वर्क है। और फ्रेंच में, लातिन में भी इनके वर्क हैं। तो एक आध वर्क्स में बता रहा हूँ। वॉक्स क्लेमेंटिस, देखिए कौन से लैंग्वेज में है, ये होमवर्क आप लोग चेक करें। वॉक्स क्लेमेंटिस, क्लेमेंटिस इस तरह से। जॉन गार, मॉरल गार कहा जेफरे चौसर ने। और तीसरे बड़े राइटर्स की अगर हम बात करते हैं, विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड जाने जाते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्क इनका पियर्स द प्लोमैन करके इनका एक वर्क है, जिसके लिए बहुत फेमस हुए, पियर्स द प्लोमैन। ये वर्क जरूर हमें याद रहना चाहिए, किसी भी समय किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विलियम लैंगलैंड। इसके बाद हम देखेंगे एक राइटर, सर जॉन मैंडेविले। सर जॉन मैंडेविले, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंडेविले जाने जाते हैं अपने ट्रेवलॉग के लिए। तो ट्रेवलर्स थे, ट्रेवलर होने के साथ साथ इन्होंने कई सारे जो है वर्क्स भी लिखे, ट्रेवलॉग ही लिखे। तो इनका एक वर्क है जो कि कई बार पूछा जाता है, इनका द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविले, इन्हीं के नाम से जो है वो वर्क है। वो कौन सा है? द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविले। सर जॉन मैंडेविले, मैंडेविले, सर जॉन मैंडेविले, MANDEVILLE, सर जॉन मैंडेविले। ये वर्क जो है, इनका वर्क कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। इन्हीं के नाम पे ये जो है टाइटल है, इसीलिए लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने ही लिखा है। एक फाइनली इसमें जो बड़े ऑथर्स की अगर हम बात करेंगे तो जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ, तो इनको हमने
जॉन वाइक्लिफ जाने जाते हैं अपने बाइबल के ट्रांसलेशन के लिए। ठीक, बाइबल, फॉर द फर्स्ट टाइम ही ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश and he is also known as the father of English Reformation or the father of Reformation। रिफॉर्मेशन भी किस चीज का? रिलीजियस रिफॉर्मेशन। ठीक, तो रिलीजियस रिफॉर्मेशन में बड़ा रोल जॉन वाइक्लिफ और इनके फॉलोअर्स को लोलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लोलार्ड्स कहते हैं, फॉलोअर्स ऑफ वाइक्लिफ। तो इनके फॉलोअर्स हैं, कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जॉन वाइक्लिफ, लोलार्ड्स, इनके फॉलोअर्स को कहते हैं। तो ये राइटर्स हमने यहाँ पे इस एज में हम देखते हैं। इसके अलावा भी कई सारे राइटर्स हैं, इनके आने वाले, इनके बाद जो फॉलोअर्स ऑफ जेफरी चौसर, जो कि स्कॉटिश चौसेरियन और इंग्लिश चौसेरियन के नाम से जाने जाते हैं, उनको जो है हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये डायग्राम जो है काफी आड़ा तिरछा बना है, लेकिन फिर भी जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो नोट करें, मुझे समझ में नहीं आ रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जेफरे चौसर के जो टाइटल्स हैं, जो जो इनको हम जो एपिथेट्स हैं, एपिथेट्स कहते हैं, एडजेक्टिव जो हम टाइटल देते हैं, वो जो है आपको याद होना चाहिए। जो इनके टाइम पीरियड्स हैं, जो फेजेस हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतनी बात कर लेते हैं। फिर से मुलाकात होगी आपकी, आपके साथ नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लाइक ऑल्सो। अगर किसी अन्य टॉपिक्स पर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बने, तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।